नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जीके रिवीजन सीरीज, जिसमें हम घटना चक्र के एमसीक्यूज को सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे थे। इसके अंतर्गत आपको सब्जेक्ट वाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक के अनुसार देखने को मिलते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हमने संविधान को पूरा कवर कर लिया है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी चल रही हैं। आज हम हिस्ट्री की 21वीं क्लास यहां पे कवर करेंगे। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत को यहां पर कंप्लीट कर जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने लोधी वंश के बारे में बात करी थी। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, उनकी कला, उनके स्थापक के बारे में, साहित्य के बारे में और दिल्ली सल्तनत से जुड़े विविध जानकारियों को यहां पर जानेंगे जो आपसे अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज की जो हमारी 3 सीरीज हैं, इसके अंतर्गत हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इनकी बनी हुई है, आप वहां से इनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? देखिए, काफी पुराना क्वेश्चन आपको यहां पर लग सकता है, लेकिन जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, यहां पर केवल एक वर्ष दिया गया है कि यहां पर आया। इसके बाद भी ये कई सारे पेपर में पूछा गया है। यह क्वेश्चन एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो भी ज्यादातर व्यक्ति सुल्तान बने या जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे, वे किस वर्ग के थे दिल्ली सल्तनत में? ये सभी लोग आपके तुर्क वर्ग में आते थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पे होगा। ज्यादातर जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जो सुल्तान थे, वो सभी के सभी तुर्क थे। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहां पर सही है। पहला, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। पहला वाला कथन आपका यहां पे सही है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के अनुसार या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो परगने होते थे, परगना यानी गांवों का ग्रुप होता था, गांवों के समूह होते थे, वहां पर आमिल या जिसे अमल गुजार कहते थे, उसको नियुक्त किया जाता था, जिसका मेन काम राजस्व वसूली या राजस्व का संग्रह करना होता था। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। यह आपका गलत हो जाएगा। इक्ता प्रणाली भारत में किसने शुरू करी थी? इल्तुतमिश ने, यानी उससे पहले यह भारत में नहीं थी। तो सेकंड वाला कथन गलत है। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया, यह भी आपका गलत होगा। देखिए, मीर बख्शी एक प्रकार का सैन्य विभाग का अधिकारी होता था, प्रमुख होता था। मीर बख्शी जो होता था वो मुगल काल में आया। दिल्ली सल्तनत में सैन्य काल का जो प्रमुख होता था उसे दीवान ए आरिज कहा जाता था या दीवान ए अर्ज कहा जाता था, अधिकारी को और विभाग को। ठीक है, तो मीर बख्शी आपके दिल्ली सल्तनत में नहीं था। दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग का जो प्रमुख था उसे दीवान ए अर्ज या आरिज कहा जाता था। मीर बख्शी मुगल काल का है। तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। आपको पूछा कौन सा सही है, आपने कहा केवल पहला सही है। यह क्वेश्चन पूछा गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू करी थी, जिसमें सैनिकों को उनके वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी और उस भूमि से जो राजस्व आता था वह सैनिकों को दिया जाता था। यानी सैनिक के नाम पर भूमि हो गई, मालिकाना हक उसको नहीं मिलता था, लेकिन उस भूमि से जो भी राजस्व आएगा उस पर अधिकार राज्य का नहीं होगा, सैनिक का होगा। यह थी इक्ता प्रणाली। चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। भूमि को अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता था, फिर उन्हीं वर्गों को सैनिकों को दिया जाता था। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। जो सियासतनामा है, निजाम उल मुल्क की ये पुस्तक है, इसमें हमें इक्ता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। इसको खत्म किसने किया? अगर यह सवाल आएगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खत्म किया था, क्योंकि इल्तुतमिश क्या कर रहा है? आपको वेतन के बदले भूमि दे रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? भूमि के बदले नगद वेतन की शुरुआत करी थी, तो इसे खत्म खिलजी ने किया था। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, यह गलत हो जाएगा। किसके अकाउंट में या किसके खाते में, किसके राजस्व में या किसके पास वो पैसा जाता था? जिसके पास वो इक्ता होती थी, जो उसका इक्तेदार होता था। ठीक है, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
जिसको भी भूमि दी जाती थी उसे इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था। उसके पास राजस्व आएगा, उस राजस्व उसे अपने अधीन भी कुछ सैनिक रखने होते थे। ठीक है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो दिल्ली सल्तनत के आपने प्रशासनिक विभाजन को यहां पर बताना है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले क्या होता था, दिल्ली सल्तनत का जो पूरा साम्राज्य था राजाओं का, वो सूबों में बटा होता था। सूबे जिन्हें प्रांत भी कहते थे, इन सूबों का जो प्रमुख होता था उसे सूबेदार कहते थे। इन सूबों को फिर सरकारों में बांटा जाता था, इनका भी विभाजन होता था। सबसे ऊपर सूबे, फिर सरकार होते थे। सरकार का जो प्रमुख होता था उसे फौजदार कहते थे। फिर सरकार को परगनों में बांटा जाता था, फिर वो परगने जिनको महल भी कहते थे फिर आपके गांवों में बटे होते थे। तो आरोही क्रम में आपने लगाना है, यानी इसको आपने बढ़ते हुए क्रम में यहां पर व्यवस्थित करना है। तो हमने देखा परगने, परगनों से मिलकर बनता था सरकार, सरकार से बनकर बनता था सूबा। यही तो हमने देखा था कि सबसे ऊपर सूबे होते थे, सूबों को सरकार में विभाजित किया जाता था, सरकार को परगनों में किया जाता था। यह क्वेश्चन भी पेपर में बना है, इससे पहले भी बना है और इसके बाद भी अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पे होगा। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज यह एक सैन्य विभाग था। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है बलबन को। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवान ए मुस्तखरास यह राजस्व विभाग था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। पहला क्वेश्चन आपका सही है। दूसरा, दीवान ए अमीर कोही यह आपका एक प्रकार का कृषि विभाग था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, यह भी सही है। दीवान ए खैरात यह आपका दान विभाग था जिसे किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने, यह भी सही है। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित यह विभाग था, बाजार नियंत्रण विभाग आप इसको कह सकते हैं दीवान ए रियासत। और बाजार नियंत्रण किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन ने। तो इसका उत्तर यहां पर यह वाला गलत सुमेलित है। आपको पूछा है कौन सा गलत सुमेलित है, आप कहेंगे ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? आप सही वाले को बताना है। दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक ने बनाया था, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दीवान ए बंदगान जो था आपका, यह एक प्रकार का दास विभाग था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप जानते हैं, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसके काल में या जिसके पास सबसे ज्यादा दास थे। उन दासों की देखरेख करने के लिए इसने एक विभाग बनाया था जिसे दीवान ए बंदगान कहते हैं। दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, तो गलत होगा। दीवान ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, यह भी गलत होगा। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, ये किसने बनाया था? बलबन ने। जो ऐसे विभाग है, जो नए विभाग बने थे जैसे ये सारे हैं, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्न में से किससे संबंधित था? तो दीवान ए कोही या दीवान ए अमीर कोही ये बनाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था, एक कृषि विभाग था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना करी? तो ये स्थापना करता है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो दीवान ए अर्ज विभाग आपका एक प्रकार का रक्षा विभाग यानी सैन्य विभाग है, तो रक्षा विभाग यहां पर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसने बनाया था इसे? बलबन ने बनाया था। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? देखिए, दिल्ली सल्तनत में राजा के बाद जो इंपॉर्टेंट पद होता था वो वजीर का होता था। राज्य का जो प्रधानमंत्री होता था राजा के बाद, उसी को कहा जाता था, एक तरीके से आप मान लीजिए राजा का प्रधानमंत्री। तो किसके समय में जो ये वजीर का पद था ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। राजा तो होता ही था, जब राजा कमजोर होते थे, जब राजा छोटे रहते थे या अल्पवयस्क किसी व्यक्ति को राजा बनाया जाता था, उस समय किसका महत्व बढ़ जाएगा? वजीर का बढ़ जाता था। तो वजीर या विजारत का जो चरमोत्कर्ष हुआ वो आपके तुगलकों के काल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा गया है।
मध्यकाल की सरकार के एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। देखिए मध्यकाल यानी जो दिल्ली सल्तनत वाला आपका टाइम पीरियड है, इसमें जो शासन की संरचना थी यह एक समग्र संरचना थी। इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के आपने संगठन संस्थाएं उन सबको शामिल किया था। ये सारी संस्थाएं किन किन का विलय था, यानी कहां कहां से इनको लिया गया था, यानी जो यहां की उस समय की शासन प्रशासन व्यवस्था थी वो कहां का मिश्रण था। ये मिश्रण था आपका फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। यानी इनका जो शासन प्रशासन था मध्यकाल की सरकार में फारस के, अरब के, तुर्क मंगोल के और भारतीयों के आपको तत्वों का मिश्रण यहां पर देखने को मिलेगा शासन के अंदर। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था शुरू करी? तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू करी थी। ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो ऐसे क्वेश्चन भी अब आपसे बनने लगे हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी ये कहा जाता था गांव के सरपंच के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, जो गांव के सरपंच है इनका भी बेसिक काम वही होता था कि आपको राजस्व एकत्रित करना है। ठीक है, गांव से। गांव के सरपंच यानी गांव के प्रमुख भी होते थे और राजस्व वसूली का काम भी इनको दिया जाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो कौन होता था? सरपंच। सरपंच को क्या कहा जाता था? चौधरी या मुकद्दम। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जवाबित का संबंध किससे था? तो देखिए जो जवाबित है आपकी ये किससे संबंधित थी? जवाबित आपके राज्य कानूनों से संबंधित थी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। सल्तनत काल में प्रशासनिक शब्दावली में राज्य जो जवाबित शब्द है इसका मतलब होता था या इसका जो संबंध होता था वो राज्यों के कानूनों से होता था। अगला हदीस है एक। तो हदीस जो है ये एक क्या है? यह आपका एक प्रकार के इस्लामिक कानून है। ऑप्शन ए हमारे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस्लाम धर्म में जो उनका मूल स्रोत है वो कुरान है और दूसरा मुख्य स्रोत किसे माना गया है? हदीस को। ये क्या है? एक प्रकार के इस्लामिक कानून। अगला खरीदादार कौन होता था? तो दिल्ली सल्तनत में खरीदादार, इसको हमने टॉप जीके एमसीक्यू वाली सीरीज में भी देखा था। खरीदादार होता था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। सल्तनत काल में दो इंपॉर्टेंट मुद्राएं चलती थी, उनके नाम क्या क्या थे? उनका एक का नाम था जीतल, एक का नाम था टका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जो जीतल और टका थे इनको इल्तुतमिश ने शुरू किया था। जो जीतल था आपका वो तांबे का था और जो टका था ये चांदी का था। ठीक है, दोनों में अनुपात कितने का होगा? जो टका है ये चांदी का है और जीतल जो है ये तांबे का है। तो इनका अनुपात होता था 48:1, यानी एक चांदी के टका में आपको 48 जीतल मिल जाते थे। अगला, निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो जीतल और टका किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। ध्यान रखना टका चांदी का है, जीतल आपके तांबे का है। सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने किया था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? देखिए कागज का इस्तेमाल पूरी दुनिया में सबसे पहले हुआ था चाइना के अंदर। ठीक है, विश्व में सबसे पहले कागज का आविष्कार किसने किया? चाइना ने किया। भारत में कागज का जो इस्तेमाल हमें मिलता है वो 12वीं शताब्दी में मिलता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 12वीं शताब्दी यानी 1100 ईस्वी से लेकर के 1199 ईस्वी का समय, इसी दौरान भारत में कागज का प्रयोग शुरू हुआ। भारत में कागज का जो प्राचीनतम प्रमाण हमें मिला है वो 1105 का मिला है। 1105 का एक पेपर है जिसे पंचरक्षा कहा जाता है। उस पेपर को आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में रखा गया है। उसे भारत का प्राचीनतम कागज कहा गया है। ठीक है, तो 1105 का है, इसी से आप आइडिया लगाएंगे 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो घोड़े के नाल की आकार की मेहराब का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था अलाई दरवाजा में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अलाई दरवाजा आपके दिल्ली में है। कुतुब मीनार परिसर का ये प्रवेश द्वार माना गया है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, 1311 में ये बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था। इसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का इस्तेमाल किया गया है।
मेहराब यानी एक प्रकार का जो आर्क होता है इस तरीके से, ठीक है। तो घोड़े की नाल का जो ये बना हुआ है दरवाजे के ऊपर बनता है, इससे सबसे पहले कहां पर बनाया गया घोड़े की नाल के आकार की मेहराब, ये बनी है अलाई दरवाजा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले जानते हैं उसका निर्माण किसकी याद में किया गया, किसके नाम पर उसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। तो कुतुब मीनार का जो नाम है वो एक प्रसिद्ध सूफी संत हैं जिनका नाम है बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनका नाम है, उनके नाम पर कुतुब मीनार इसका नाम है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आया तो कुतुब मीनार में जो इल्तुतमिश था इसने 4 मंजिलें बनाई थी। चौथी मंजिल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ फिरोज शाह तुगलक के काल में। फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया और इसके ऊपर एक 5वीं मंजिल भी बनवा दी, जो हम आज वर्तमान में देखते हैं वो अंततः इसने बनवाई थी। तो इसका भी योगदान है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। उस परिसर में इसने अलाई दरवाजा बनवाया, लेकिन कुतुब मीनार में इसका कोई भी योगदान नहीं था। ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो किसने करवाया 5वीं मंजिल का निर्माण? यह कराया था फिरोज शाह तुगलक। शुरू इसने किया, खत्म इसने किया, और जैसा हम आज देखते हैं वैसा इसने किया। मध्य भारत के मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। 2 बातें यहां पर दी गई हैं, 2 स्टेटमेंट हैं मीनारों के बारे में, चलिए जानते हैं। पहला है 13वीं, इसको पूरा यहां पर करना, यही लाइन यहां पर लिखना। 13वीं शताब्दी में निर्मित, यहां पर चांद मीनार है, यहां पर इसे कुतुब मीनार करना। कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ है? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना और 1210 में उसकी मृत्यु हो गई, यानी इसी बीच में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ। और इल्तुतमिश भी 1236 तक शासन करता है, यानी 13वीं शताब्दी यह चल रही है। तो पहला कथन यहां तक तो सही है कि 13वीं शताब्दी में यह बना, ठीक है। क्या इसकी ऊंचाई 180 फीट है? ये गलत हो जाएगा। जो कुतुब मीनार है आपका ये 180 फीट नहीं, ये आपका टोटल 238 फीट लंबा है। यानी अगर हम इसकी ऊंचाई मीटर में बात करें 72.5 72.5 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है। तो ये कथन आपका गलत है। 5 मंजिल है, ये भी सही है। तो पहला वाला कथन गलत है। आपने बड़े ध्यान से देखना है कि शताब्दी सही दी है, ऊंचाई सही दी है और मंजिलें। तो शताब्दी सही है, मंजिल सही है, ऊंचाई गलत है। 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। जो चांद मीनार है आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई भी सही दी है, इसकी ऊंचाई 210 फीट है और ये 4 मंजिलों में बना हुआ है, 15वीं शताब्दी में बना था। तो सेकंड वाला कथन सही है, पहला वाला कथन आपका गलत यहां पे होगा, ठीक है। केवल सेकंड वाला सही है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी कई बार कुतुब मीनार की हाइट अलग अलग परीक्षा में पूछी गई है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वो कौन था? तो शुद्ध इस्लामी शैली में बनने वाला भारत का पहला मकबरा, इसका नाम था बलबन का मकबरा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बलबन का मकबरा है, दिल्ली में स्थित है। बलबन ने खुद इसे बनाया था, अपने जीवित रहते बनवाया, बाद में उसे यहीं पर दफन किया गया। तो बलबन का मकबरा भारत में शुद्ध इस्लामी शैली से बनने वाला पहला मकबरा है, ठीक है। अगर पूछेगा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहली मस्जिद कौन सी है, ये तो मकबरा है। पहली मस्जिद जो शुद्ध इस्लामी शैली में बनी वो खिज्र खान के द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद है, या जिसे जमात ए खाना मस्जिद कहते हैं, ठीक है। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यत होती है? देखिए, पहली बार जो हमें मेहराब देखने को मिली वो मिली थी बलबन के मकबरे में, और घोड़े की नाल की मेहराब वो हमें देखने को मिली अलाई दरवाजे में। दोनों बातों को आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो पहली वास्तविक मेहराब हमें, यानी जो दरवाजों के ऊपर इस तरीके से आर्क बनाए जाते हैं, पहला कहां पर देखने को मिला? बलबन का मकबरा। और घोड़े की नाल का जो बना वो कहां पर मिला? अलाई दरवाजा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो कीर्ति स्तंभ या जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं ये चित्तौड़ में है और इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। राणा कुंभा की विजयों का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित किया और उस विजय को
या उस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? इस पुस्तक का जो लेखक है वो अल बरूनी है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। इसे तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, किताबुल हिंद भी कहते हैं, भारत की खोज भी कहते हैं। इसका रचयिता कौन है? इसका रचयिता अल बरूनी है। जैसे देखिए यहां पर किताब वही है किताबुल हिंद, यहां पर नाम बदल दिया तहकीक ए हिंद, तो दोनों नाम एक ही किताब के हैं। इसका लेखक भी कौन होगा? अल बरूनी होगा। महमूद गजनवी के साथ ये भारत में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो हिंदुस्तान का तोता या तूतिया हिंद ये किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था या किसने अपने आप को कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ये एक पेपर में पूछा गया है। अबुल हसन यामिनी उद्दीन खुसरो इसका पूरा नाम था। सिर्फ अबुल हसन भी पूछा गया था। ठीक है, इसका मुख्य नाम क्या था? अबुल हसन। पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यामुनी उद्दीन खुसरो। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 1252 के अंदर। एनसीईआरटी में 1252 दिया गया है, तो पहला रेफरेंस आप इसी को देंगे। ज्यादातर जगहों पर वैसे 1253 मिलता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। यूपी के जो एटा जिला है, वर्तमान कासगंज में पड़ता है, वहां पर इसका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इनमें से इसने निभाई थी खड़ी बोली के विकास में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में था? देखिए दो व्यक्ति हैं, जैसे एक है अमीर खुसरो और एक है अमीर खुसरो के जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों से ज्यादा का शासन यहां पर देखा। सवाल बनता है, जो अमीर खुसरो है इसने टोटल की बात करें 11 सुल्तानों का शासन दिल्ली के अंदर देखा, जिसके अंतर्गत इसने गुलाम वंश के नसरुद्दीन महमूद का शासन देखा, बलबन का शासन देखा, कैकूबाद का देखा, क्यूमर्स का देखा। उसके बाद इसने खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन अबर, मुबारक शाह खिलजी इनका देखा। नसरुद्दीन खुसरो शाह जो आखिरी राजा था खिलजी वंश का, उसका भी देखा। फिर तुगलक में इसने गयासुद्दीन तुगलक का भी देखा। मोहम्मद बिन तुगलक जिस वर्ष गद्दी पर बैठा 1325 में, उसी वर्ष अमीर खुसरो की मृत्यु होती है। तो 11 सुल्तानों के काल में वो रहा था। ठीक है, तो सही आंसर यहां पर आपने बताना है किसके काल में वो रहा। वो रहा था यहां पर गयासुद्दीन बलबन। ऐबक का नहीं था, ये दोनों का भी नहीं था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? देखिए नसरुद्दीन महमूद यानी जो रजिया सुल्तान के बाद बहरम शाह राजा बना, उसके बाद जो राजा बना वहां से उसकी शुरुआत होती है। तो इल्तुतमिश नहीं होगा, ऐबक नहीं होगा। इसके दरबार में रहा तो आपके पास अब दो विकल्प हैं। तुगलक का उसने ज्यादा समय नहीं देखा क्योंकि जब ये राजा बना उसी साल उसकी मृत्यु हुई। तो आप यहां पर चुनेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना गया है? यानी इनमें से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहते हैं? ये कहते हैं अमीर खुसरो को। निम्न में से कौन फारसी का पहला कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण के बारे में जानकारियां देने वाला भी व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन है? अमीर खुसरो था। किसका शिष्य है ये? निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ उनके रचयिता। फतह उल सलातीन इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसे अबुल मलिक इस्लामी ने लिखा है। यानी एक आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसी प्रकार फुतुहात ए फिरोज शाही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है, यानी 1 हो जाएगा। तारीख ए फिरोज शाही इसको किसने लिखा है? इसे जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है, यानी सी का 4 हो जाएगा। और खज़ैन उल फुतुह इसे लिखा है अमीर खुसरो ने, यानी 3। तो 2, 1, 4, 3 इसका सही आंसर है। और ये पेपर में पूछी गई हैं, ये रचनाएं अलग अलग भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो 2, 1, 4, 3 इसका सही विकल्प यहां पर होगा। ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ताजुल मासिर ये किसकी रचना है? ताजुल मासिर जो है आपकी हसन निजामी की रचना है। इसी प्रकार खजाइन उल फतह अभी देखा था, अमीर खुसरो की है। तारीख ए मुबारक शाही इसको किसने लिखा है? यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। और फतवा ए जहांदरी जियाउद्दीन बरनी। यानी यहां पर होगा 2, 3, 4, 1 इसका सही विकल्प। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए में यहां पर आपको मिल गया। अगला
निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना करी? तो अलग अलग परीक्षा में जैसे मैंने कहा कभी मिलान करने के आ जाता है, कभी वो क्वेश्चन ही पर्टिकुलर किताब का पूछ लेता है। जो खजाइन उल फतूह है, यह किताब किसकी है? अमीर खुसरो की है, उत्तराखंड में आया। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया? सीधा सवाल आएगा, जो निजामुद्दीन औलिया हैं इनकी बातचीत का संकलन किसमें है? तो फवायदुल फवाद में। इस किताब का संकलन किसने किया था? अमीर हसन सिज्जी ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तो जो संगीत यंत्र है, संगीत वादक है आपका जो तबला और सितार, इन दोनों को प्रचलित करने का श्रेय, दोनों का आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है? ये अमीर खुसरो को जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा? तो तूती नामा क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी अनुवाद है। जो ये संस्कृत ग्रंथ है इसे चिंतामणि भट्ट ने रचित किया और इसके फारसी अनुवाद को ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने यहां पर रचना किया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो कौन से राजपूत राजा हैं यहाँ पे? राणा कुंभा। ऑप्शन सी। राणा कुंभा इन्होंने कई सारे जो संगीत के आधारित पुस्तकें हैं उनकी रचयिता करी। संगीत शास्त्र पर इन्होंने संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों की रचना करी। ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे वो कौन था? तो अपने संस्मरण लिखने वाला व्यक्ति भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण फितूहत-ए-फिरोज शाही के नाम से लिखे। ऊपर हमने देखा था कि वो पुस्तक किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की है। भारत में पोलो का खेल किसने प्रचलित किया था? देखिए, दिल्ली के सुल्तान जो थे वो आपके ज्यादातर तुर्क थे। पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कौन? दिल्ली का सुल्तान। और दिल्ली के सुल्तान क्या थे? दिल्ली के सुल्तान तुर्क थे। तो भारत में पोलो का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो किस राजा के काल में महलों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा होती थी? सही उत्तर हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। खिलजी वंश का आखिरी राजा था और इसी के शासनकाल में ऐसी बातें कही गई हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। इल्तुतमिश के रजिया सुल्तान के पिता थे, पहला कथन सही है। गुलबदन बेगम क्या ये बाबर की पुत्री है? गुलबदन बेगम ये हुमायूं की बहन है। हुमायूं कौन है? बाबर का पुत्र है, यानी ये कौन होगी? बाबर की पुत्री। तो ये भी सही है। हमीदा बानू बेगम ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, गलत होगा, ये हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है। तो तीसरा वाला गलत है और हमारा सही विकल्प है शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा गलत है। एक तरफ यात्री हैं, दूसरी तरफ उनके देश। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, सही है। मार्को पोलो इटली से आया था, सही है। अब्दुल रज़ाक तुर्की से नहीं, फारस यानी ईरान से आया था। तो ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर होगा। नूनीस पुर्तगाल से आया, सही है। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? तो फिर से 4 यात्री हैं, कौन किस क्रम में आया वो आपने बताना है। इन चारों में सबसे पहले आया था अल बरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है। अल बरूनी के बाद इब्न बतूता आया, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। इसके बाद यानी 3 के बाद कौन आ जाएगा? 1। इसके बाद आया था ट्रेवर्नियर, ये फ्रांस से आया था ट्रेवर्नियर। और इसके बाद आया था मनुच्ची यानी 4। तो 2 और 4 आ जाएगा, 3 1 2 4 इसका सही विकल्प यहां पे होगा। दस्तार बंदगान या बंदान कौन कहलाते थे? तो दिल्ली सल्तनत में दस्तार बंदान ये कौन होते थे? इन्हें उलेमा कहलाते थे। ठीक है, यानी उलेमाओं को दस्तार बंदान कहा जाता था। बेसिकली सल्तनत काल में जो ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर व्यक्ति होते थे उनको उलेमा कहते थे। ठीक है। इन्हीं उलेमाओं को सामूहिक रूप से दस्तार बंदगान यानी पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि ज्यादातर जो उस समय उलेमा होते थे वो सर पे पगड़ी पहनते थे। ठीक है। तो जो धार्मिक और न्यायिक पद पर व्यक्ति बैठे हुए हैं, धार्मिक गुरु आप जिस तरीके से कह सकते हैं, उनको सामूहिक रूप से क्या कहते थे? दस्तार बंदान। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई?
तो देखिए चुंबकीय दिशा सूचक यानी कंपास की भारतीय महासागरों में प्रयोग की जानकारी हमें कौन देता है? ये देता है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है लुबाब अल अलबाब और जवामी अल हिकायत। जो जवामी अल हिकायत है उस पुस्तक में इसने इस दिशा सूचकों के बारे में बताया है। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ इनके वर्ष हैं। जो चंदवाड़ का युद्ध है या जिसे चंदावर का युद्ध कहते हैं, कब हुआ था? 1194। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। यानी 2-1-3-4-3 इसका सही विकल्प होगा। 2-1-4-3 ऑप्शन डी सही उत्तर है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, फिर आपने इनको क्रम के अनुसार लगाना है। ऐसे क्वेश्चन देता रहता है आपका आयोग। ठीक है, देखिए पहले इनके वर्षों को लिख लेते हैं। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, इसका शासनकाल कब से शुरू हुआ? 1509 से लेकर 1529 तक। कुतुब मीनार का निर्माण यह हुआ था ऐबक के शासनकाल में शुरू, यानी 1206 से लेकर 1210 के बीच में शुरू हुआ होगा। पुर्तगालियों का भारत आगमन, पुर्तगाली भारत में आए थे 1498 में और फिरोज शाह तुगलक, ये इसकी मृत्यु हुई थी 1388 के अंदर। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी है यहां पर? सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण यहां पे शुरू हुआ, यानी पहले आएगा 2। कुतुब मीनार के निर्माण के बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है, यानी आ जाएगा 4। उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है, यानी 3 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। 2-4-3-1 ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें कालक्रम अनुसार लगाएं। फिर से लगाना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कब बदली थी अपने शासनकाल में? 1526-27 के आसपास इसने बदली थी। अफगानपुर षड्यंत्र, देखिए अफगानपुर षड्यंत्र उसे कहते हैं जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय से लौट रहा था, बंगाल अभियान से लौट रहा था और रास्ते में मोहम्मद बिन तुगलक के षड्यंत्रों के द्वारा वो मारा गया। लकड़ी का महल उसके ऊपर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक, उसी को कहते हैं अफगानपुर षड्यंत्र। तो पहले यह घटित हुआ होगा, तभी तो तुगलक राजा बना मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर उसने राजधानी बदली। जलालुद्दीन खिलजी 1296 में मारा गया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी है यहां पर? सबसे पहले तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसके बाद जलालुद्दीन की हत्या हुई, फिर अफगानपुर षड्यंत्र हुआ और फिर राजधानी बदली गई। तो 4-3-2-1 इसका सही विकल्प है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? कई बार हमने इसको देखा है, दिल्ली सल्तनत की वीडियोस में भी देखा, मास्टर वीडियो में भी कवर किया। दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में, राजाओं के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, विभागों के बारे में, अधिकारियों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी मास्टर वीडियो को देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया, जिनमें सबसे लंबा शासन तुगलकों का था, सबसे छोटा शासन खिलजी वंश का था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला सैयद वंश के सुल्तानों का सही काल अनुक्रम क्या होगा? सैयद वंश की बात करें 1414 में यह अस्तित्व में आता है। 37 साल तक ये गद्दी पर रहा वंश। ठीक है, 1451 तक। इस वंश का पहला राजा था खिज्र खान। खिज्र खान के बाद मुबारक शाह इस वंश का राजा बना, यानी पहले 1 फिर 3। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह राजा बना, यानी 2, और फिर अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का आखिरी राजा था, यानी 4। 1-3-2-4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं करी थी? देखिए आइन उल मुल्क मुल्तानी एक इंपॉर्टेंट अधिकारी था जिसने अलग अलग सुल्तानों के काल में अपनी सेवाएं प्रदान करी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सारे शामिल थे। तो खिलजी है, तुगलक है, ये वाला तुगलक भी है, इल्तुतमिश इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो इनमें से जैन धर्म का अनुयायी कौन था? हेमचंद्र सूरी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, भारतीय मध्यकालीन इतिहास में पनाही तथा उपानाहा का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो पनाही, उपनाहा, ये हमें इनका उल्लेख मिलता है। किसके लिए इस्तेमाल होते थे? ये होते थे, इनका अर्थ होता था जूता। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो मध्यकालीन इतिहास में पनाही उपानाहा क्या होंगे? आपके जूते होंगे। मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्देशित करता था? देखिए फणम शब्द जो होता था ये सिक्कों के लिए इस्तेमाल होता था। ऑप्शन बी सही आंसर है। दक्षिण भारत के अंदर मध्यकाल में कई सारे छोटे छोटे सोने के सिक्के जारी किए जाते थे जिनको कहा जाता था फणम। तो फणम क्या है? सोने के सिक्कों को कहते थे। अगला,
13वीं-14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो इनमें से किसकी खेती भारतीय किसान 13वीं-14वीं शताब्दी में नहीं करता था? ये हो जाएगा आपका मक्का। भारत में मक्का माना जाता है पुर्तगाली के द्वारा लाया गया। तो पुर्तगालियों के आने के बाद ही इसकी खेती भारत में शुरू होगी। पुर्तगाली भारत में कब आए थे? तो पुर्तगाली 15वीं शताब्दी के अंत में यानी 1498 में आए थे और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में, ठीक है, यानी 1500 की शुरुआत में पुर्तगाली भारत में मजबूत हुए। अगला, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल ये नाम होते थे गांव के मुखिया के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मुकद्दम भी हो गया, चौधरी भी हो गया गांव के सरपंच के लिए। जो और गांव के मुखिया होते थे उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता था, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे यूपी के अंदर इनको जो गांव के मुख्य होते थे महत्तर कहते थे और महाराष्ट्र के अंदर इन्हें पटकिल कहते थे। तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारी जीके रिवीजन सीरीज की 21वीं क्लास कंप्लीट करी और दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया। दिल्ली सल्तनत के हमने सभी वंशों के एमसीक्यूज को भी देखा है, थ्योरी क्लासेस को भी देख चुके हैं, मास्टर वीडियो को भी देख चुके हैं। आज हमने उसके प्रशासन को भी यहाँ पर देखा। अगली क्लास जो हमारी होगी इस सीरीज की, उसमें हम उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के जो मध्यकाल में प्रांतीय राजवंश थे उनके बारे में बात करेंगे। वहां से भी आपके काफी सारे सवाल आते हैं। इसी प्रकार हम पूरी इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे एमसीक्यू की फॉर्मेट में। जल्द ही ज्योग्राफी की क्लासेस को भी इसके अंतर्गत शुरू दोबारा से करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।